हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि कैसे हम अलग अलग पदार्थों को सेपरेट करते हैं, इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ टेक्निक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कुछ टेक्निक्स को आज हमें पढ़ना है। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को। तो यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि सेपरेशन है क्या। सेपरेशन है क्या? तो सेपरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी अनचाहे या जो हमारे लिए हानिकारक है ऐसे अवयवों को किसी मिश्रण से हटा देते हैं। ठीक है, परमानेंटली रिड्यूस कर देते हैं। तो हमें जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और इस प्रोसेस को ही सेपरेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक मिक्सचर है ए, बी और सी का। ठीक है, अब इस मिक्सचर को हमें क्या करना है? अब मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट सी है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो हम क्या करेंगे? इस सी कंपोनेंट को यहां से हटा देंगे, ए बी और सी कंपोनेंट। ठीक है, सी कंपोनेंट को हमने यहां से अलग कर दिया है। ठीक, और अगर ए बी को भी हम सेपरेट करना चाहें तो ए और बी दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया है। तो अब हमारे पास ए बी और सी किसी मिक्सचर से हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को सेपरेशन कहा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है सेपरेशन की, ऐसे नहीं हम कह सकते कि इसकी सिर्फ एक ही विधि है या एक ही टेक्निक है। इसकी अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों को पृथक करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, जिनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, एक और पॉइंट पर हमें बात करनी है, जो कि है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें दोनों कंपोनेंट अच्छे से एक दूसरे से घुल जाते हैं और हम सॉल्यूशन में देख करके नहीं बता सकते कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें डाले गए हैं या क्या क्या कंपोनेंट इसमें है। ठीक है, और बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जहां पर जो हमने अलग अलग कंपोनेंट डाले हैं मिक्सचर में, वो सारे कंपोनेंट हमें दिखाई देंगे। ठीक है, उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे मिक्सचर या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो बोलेंगे नहीं, मिक्सचर हम कहेंगे। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मेथड ऑफ सेपरेशन की हमने बात की थी, तो अलग अलग मेथड्स हमारे पास है सेपरेशन के। ठीक है, अब ये मेथड क्या क्या है? तो पहला हमने बात की थी हैंड पिकिंग, यानी कि हस्त चयन। तो ये मेथड होता क्या है? इसमें हाथों से इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। अब देखो बच्चों, जनरली जो अनाज अनाज है ना, जिसको हम जो कि हमारे पास ये गेहूं है, राइस है, अलग अलग दालें हैं, पल्सेस जिसे हम कहते हैं। तो ये जो भी हमारे पास अनाज है, इनमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ज्यादातर वो इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है, इमेज ए और बी में आप देख पा रहे हो कि अनाज, किसी कंटेनर में कुछ अनाज है ना, किसी में पल्सेस हैं, किसी में व्हीट होगा, किसी में राइस है। इनमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। वो इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, वो डर्ट हो सकता है,
पत्थर हो सकते हैं, भूसा हो सकता है, या अनाज के डंठल हो सकते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें हाथ से चयन करके अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा हैंड पिकिंग का। आगे बढ़ते हैं। अगले मेथड की हमने बात कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि है थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग कैसा मेथड है, चलिए मान लेते हैं आपको एक बोल दिया जाए और बोल में दो अलग प्रकार के फ्रूट्स दिए जाए काट करके। ठीक है, तो आप आसानी से उन दोनों फ्रूट्स को अलग कर लोगे, है ना। सिंपल मान लो ना, एक आपको एक बोल दिया गया है और बोल में कुछ बनाना काट के रखे हुए हैं और कुछ ऑरेंजेस काट के रखे हुए हैं। तो आपको अगर बनाना खाना है तो आप बनाना को सेपरेट कर सकते हो, आपको अगर ऑरेंजेस खाने हैं तो आप ऑरेंजेस को सेपरेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं, वो दोनों साइज में कैसे हैं, इतने लार्ज इनफ है कि हम उसे उठा करके अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर जो कंपोनेंट है मिक्सचर का, उसके साइज अगर बहुत ज्यादा छोटे हो जाए, है ना, साइज कैसा हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो हम कैसे करेंगे सेपरेट उन्हें, कैसे सेपरेट किया जाएगा। तब जो है बच्चों, जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसी टेक्निक को थ्रेसिंग कहा जाता है, जो टेक्निक यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा, आमतौर पर ये जो टेक्निक है, ये डंठल से अनाज के दाने को अलग करने के लिए की जाती है। तो आप जैसे कि इमेज ए में और इमेज बी में देख पा रहे हो कि अनाज के जो डंठल हैं उनके गट्ठर, या हम कहें उनको जोड़ करके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, अब ये जो गठियां हैं, ठीक है, अनाज की, इन्हें किसी भारी चीज पर मारा जा रहा है, किसी भारी चीज पर पीटा जा रहा है। अब पीटने से क्या होता है, जब हम इसे जोर से पीटते हैं तो होता क्या है, जो डंठल है उससे अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब अनाज बहुत सारा है तो इस तरीके से ही हम उसको सेपरेट करते हैं डंठलों से। ठीक है, अच्छा, बुलॉक्स और मशीनों द्वारा भी इस टेक्निक को किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में इस तरीके से ही किसी जालीदार लकड़ी पर या किसी लकड़ी के बड़े से टुकड़े पर, ठीक है, किसी भारी चीज पर जो है अनाज को इस तरीके से पीटा जाता है ताकि उन्हें डंठल से अलग किया जाए। ठीक, अच्छा, इसका एक और मेथड है, इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं कि जो अनाज की जो गट्ठियां बनी हुई हैं उन्हें रख दें और इनके ऊपर लकड़ी से मारा जाए। ठीक है, अब लकड़ी से जब इनके ऊपर लकड़ी से मारा जाएगा तो जो अनाज है वो अलग हो जाते हैं डंठल से। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम अनाज से डंठल को अलग कर सकते हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है थ्रेसिंग। चलिए, क्लियर है इतना, इतना अब आप समझ गए। अच्छा, ये थ्रेसिंग जो है फार्मिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक क्या होती है बच्चों, हार्वेस्टिंग, जहां पर अनाज की कटाई की जाती है। तो हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें, तो हार्वेस्टिंग अगर ट्रेडिशनली कैसे की जाती थी, हाथ से ही जो अनाज है उनको काटा जाता, हाथ से यानी कि हाथ से दरांती की मदद से। ठीक है, अनाज को काटा जाता था, फिर अलग किया जाता था, फिर थ्रेसिंग की प्रोसेस की जाती थी। अब जो है मशीन्स जो हैं, नए नए ट्रैक्टर हैं, मशीन्स हैं, उनके द्वारा जो है अनाज को काटा जाता है। ठीक है, तो वही थ्रेसिंग की टेक्निक्स, वहां पर थ्रेसिंग भी जो है वहीं पर हो जाती है, मशीन में ही। ठीक, चलिए, क्लियर है इतना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीविंग टेक्निक की। अब ये सीविंग की टेक्निक क्या है, अब सीविंग की टेक्निक तो आपने अक्सर अपने घरों में देखी होगी या कई जगहों पर तो देखी ही होगी। ठीक है, चलिए, तो सीविंग है क्या, यू माइट हैव सीन योर मदर यूज अ सीव टू सेपरेट impurities and bran from flour before using it। तो आपने अपनी माता को देखा होगा कि कैसे जो है वो एक छन्नी की मदद से, या हम छलनी कहें, एक छलनी की मदद से आटे में से जो भूसा है उसको कैसे अलग करती है, या भूसे के अलावा और भी कोई अशुद्धियां हैं तो उनको कैसे जो है छन्नी की मदद से अलग किया जाता है।
तो कैसे किया जाता है बच्चों, हमने एक छन्नी लेनी है, छन्नी में जो भी हमारा मिक्सचर है, ठीक है, जैसे आटा है तो उसको हमें डाल देना है, उसको हमें क्या करना है, शेक करना है। शेक करने पर छलनी के जो छोटे छोटे छेद होंगे वो क्या करेंगे, इन आटे के पार्टिकल्स को अलाउ करेंगे पास करने के लिए, ठीक है। तो ये आटे के पार्टिकल्स जो है छन्नी के थ्रू पास हो जाएंगे, यानी कि नीचे किसी दूसरे कंटेनर में गिर जाएंगे, और ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो साइज में बड़े होंगे, कुछ और इम्प्योरिटीज हो सकता है, कोई गेहूं के दाने हो या भूसा हो जो आमतौर पर आटे से थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो वो छलनी के जो छेद हैं उनके थ्रू नीचे नहीं आ पाएगा और ऊपर ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम घर में आटे से ऐसे ही इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, ठीक। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, द सेपरेशन टेक्निक ऑफ सीविंग आर मेनली यूज इन अ फ्लावर मिल टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है सीविंग की, तो ये जो आटा चक्की होती है ना, जिन्हें हम फ्लावर मिल कहते हैं, तो आटा चक्की में भी ये जो है गेहूं से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको अलग करने के लिए काम आता है। तो आटा चक्की में जब हम क्या करते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं, गेहूं को पिसवा करके आटा बनाते हैं, तो गेहूं में भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो वहां पर भी इस सीविंग टेक्निक का यूज किया जाता है। गेहूं गेहूं नीचे आ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर आ जाते हैं। फिर गेहूं को, वो जो शुद्ध गेहूं हमने निकाला, उस गेहूं को फिर पीसा जाता है और फिर वो आटे के रूप में हमें मिल जाता है। फिर उसमें भी जो है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, जिसको हम अगेन सीविंग की टेक्निक से अपने घरों में छान लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सीविंग से तो अभी मैम ने कहा कि आटे को छाना जाता है या कोई पतली चीज को छाना जाता है। अब ऊपर हमने कह दिया कि गेहूं को भी छाना जा रहा है, गेहूं से जो इम्प्योरिटीज है वो अलग रह जाएंगी और गेहूं गेहूं नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसीलिए क्योंकि छन्नी जो है वो एक तरह से नहीं बनती, हम अपने अनुसार छन्नी को डिजाइन कर सकते हैं। कुछ बड़े छेद वाली छन्नी होती है, कुछ छोटे छेद वाली, कुछ नॉर्मल छेद वाली, कुछ बहुत ज्यादा बारीक छेद वाली होती है, ठीक है। तो अलग अलग छन्नियां होती हैं जिनमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को हम सीविंग की टेक्निक द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़े छेद वाली छन्नी होती है जिसमें हम दालों को सेपरेट कर सकते हैं। अब इस छन्नी से क्या होता है, इसमें थोड़ा जो छेद है वो थोड़ा बड़े होते हैं, जिसमें जब हम दाल डालते हैं, दाल में अगर कोई इम्प्योरिटीज है, ठीक है, पल्सेस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पल्सेस हैं उनमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो पल्सेस पल्सेस ऊपर रह जाती हैं और जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम अपने हिसाब से छन्नी को डिजाइन कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सीविंग रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट स्टिल रिमेन आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ठीक है। विनोइंग टेक्निक अभी हमने पढ़ी नहीं है, विनोइंग अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विनोइंग भी एक सेपरेशन की टेक्निक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विनोइंग और थ्रेसिंग, थ्रेसिंग तो अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। थ्रेसिंग के बाद और विनोइंग के बाद भी जो हमारा अनाज है या जो भी चीज है उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं, स्टॉक रह जाता है, हस्क रह जाता है ना, छोटे छोटे अनाज के जो है डंठल रह जाते हैं, कुछ भूसा रह जाता है ना। इस तरीके से अलग अलग इम्प्योरिटीज वहां पर फिर भी रह जाती हैं। तो वो सारी इम्प्योरिटीज सीविंग के द्वारा रिमूव कर दी जाती हैं, क्योंकि सीविंग टेक्निक में हो क्या रहा है, उसे बहुत ज्यादा छोटे जो छेद हैं, पोर्स हैं, उससे गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से जो सही मटेरियल है वो तो सेपरेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, द सीव ओनली रिमूव पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज दैट आर लार्जर देन द पोर इन द सीव। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि सीव जो है, ये जो सीविंग की जो ये टेक्निक है, ये कंप्लीटली यानी कि पूरे इम्प्योरिटीज को हटाएगा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ये सिर्फ उन्हीं इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है जो इनके जो पोर्स है ना उनसे जो साइज में बड़ी होती हैं। हो सकता है जब हम छलनी से आटा छानते हैं तो वो इम्प्योरिटीज तो ऊपर रह जाती हैं, है ना, जो छेद से बड़ी होती हैं,
ठीक है, आटा नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा बारीक हो, तो वो तो आटे के साथ ही नीचे आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल आ जाएंगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, लेकिन 95% या 90% हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। कुछ परसेंट 4-5% इम्प्योरिटीज हो सकता है उसमें हो, लेकिन वो इम्प्योरिटीज हार्मफुल नहीं होंगी। ठीक है, हो भी सकती हैं हार्मफुल हो। ठीक, चलिए, therefore we can design the sieve according to our need। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग सीव को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि रेत को भी छाना जाता है ना, एक मोटी सी छलनी होती है, तो वो भी क्या है, सीविंग ही टेक्निक है। लेकिन उसमें छलनी कैसी होती है, काफी मोटी होती है, उसमें जो पोर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो उसमें सैंड को डाला जाता है, उसके साथ कई सारे ग्रेवल्स होते हैं। तो वो जो छलनी है वो सैंड के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, सैंड उससे पास हो जाती है, और जो ग्रेवल्स हैं या उसमें कोई पत्थर हैं या और कोई इम्प्योरिटी है वो अलग ही रह जाती है। ठीक है, छलनी के ऊपर या किनारे ही रह जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई सीविंग टेक्निक की। अब इतना आपको नोट कर लेना है सीविंग के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है विनोइंग। देखो, वैसे तो हमें इन्हें ऑर्डर में पढ़ना था। सबसे पहले हमें थ्रेसिंग पढ़ना था, फिर विनोइंग, फिर हमें सीविंग पढ़ना था। तो हमने थ्रेसिंग पहले पढ़ लिया है, फिर हमने सीविंग पढ़ लिया है, अब हम विनोइंग पढ़ रहे हैं। तो विनोइंग टेक्निक क्या है, इज यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द हेवियर कंपोनेंट बाय द विंड। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, जैसे कि आप इमेज, ये वाली जो इमेज ए है और इमेज बी है, तो जैसे कि आप इमेज ए में और बी में देख पा रहे हैं, तो इस टेक्निक में हो क्या रहा है, जो लाइटर कंपोनेंट है, लाइटर कंपोनेंट यानी कि जो हल्के कंपोनेंट है, हल्के अवयव हैं, तो हल्के अवयवों को भारी अवयवों से अलग किया जा रहा है। तो किसी मिक्सचर में कुछ हल्के कंपोनेंट होते हैं, कुछ भारी कंपोनेंट होते हैं, तो हल्के कंपोनेंट को भारी कंपोनेंट से अलग किया जाता है विंड के द्वारा। ठीक है, पवन के द्वारा। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, देखो, सबसे पहले होती है थ्रेसिंग की प्रोसेस। सबसे पहले होती है थ्रेसिंग की प्रोसेस। अब थ्रेसिंग की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो अनाज है, अनाज के ये जो डंठल है, ठीक है, इन डंठल पर क्या होते हैं, अनाज होते हैं। अब इन डंठल से अनाज को अलग किया जाता है। ठीक है, डंठल से अनाज को अलग किया जाता है। ये कौन सी प्रोसेस है, ये तो थ्रेसिंग की प्रोसेस है। अब देखो, जब इन अनाजों को अलग किया जाए, ठीक है, हमने कैसे किया अलग, किसी चीज से या किसी लकड़ी के टुकड़े पर इनको बीट करके, तो अनाज के दाने इस तरीके से हमें अलग मिले। ठीक है, चलो, अनाज के दाने हमें इस तरीके से अलग मिले। अब क्या सिर्फ हमें अनाज के दाने ही मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर थ्रेसिंग की टेक्निक खुद से देखें, ठीक है, अनाज के दानों का, सॉरी, अनाज की जो डंठल है उनका आप एक गट्ठी बनाएंगे। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, उसको आप जो है किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े पर, है ना, या किसी स्ट्रॉन्ग चीज पर, किसी हार्ड चीज पर आप मारेंगे, तो आप देखोगे दाने तो अलग होंगे, लेकिन साथ साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज, जो कि डस्ट हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है, कुछ पत्थर होंगे, कुछ धूल होगी, कुछ मिट्टी होगी, ये सभी इम्प्योरिटीज भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अब ये जो इम्प्योरिटी, अब हम इसको सीधा पिसवाने नहीं दे सकते ना, इस गेहूं को, ये सीधा आया गेहूं और इसको हमने पिसवा लिया, है ना, और आटा बना करके फिर आटे को छान लिया और इम्प्योरिटीज अलग हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या, हम क्या करते हैं इसके बाद सेकंड टेक्निक होती है विनोइंग की। ठीक है, सेकंड टेक्निक होती है विनोइंग की। तो विनोइंग टेक्निक में ये जो हमने इस कंटेनर में अनाज इकट्ठा किया है, जिसमें धूल है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत मिट्टी के पार्टिकल्स हों, छोटे छोटे पत्थर हों, हल्के जो पत्थर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा डंठल के छोटे छोटे टुकड़े हों, थोड़ा बहुत भूसा हो सकता है, इतनी सारी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं।
ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस तरीके से जैसे इमेज ए में दिखाया जा रहा है, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके, है ना, ज्यादा ऊंचा नहीं, जितना ये स्टूल यहाँ पर दिखाया गया है उतना हमें प्लेटफॉर्म ऊंचा रखना है। फिर हमें किसी सूप में या किसी भी चीज में हमें अपना जो है ये अनाज ले लेना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जिसमें भी हम अनाज ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कंटेनर में या इस सूप में ही हम क्या करेंगे, इन अनाज को ले लेंगे, फिर इसको ऊपर से डालेंगे। ठीक है, और हवा चलनी चाहिए, और अगर हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है यानी कि, तो जब हम ऊपर से नीचे ये अनाज को डालते हैं, ठीक है, तो इस अनाज में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस तरीके से सेपरेट, हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कैसे इम्प्योरिटीज यहाँ पर सेपरेट होती है। तो जैसे इमेज बी में भी आपको दिख रहा है, सेम टेक्निक यूज हो रही है। सूप से क्या किया जा रहा है, सूप से जो अनाज है उनसे इम्प्योरिटीज को अलग किया जा रहा है। अब इम्प्योरिटीज अलग कैसे होती हैं, देखो, ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये कैसे पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल है। ऐसे पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल। ठीक है, और जो ये हमारे पास अनाज इकट्ठा हो रहा है नीचे पर, ये क्या है, हैवियर पार्टिकल्स है, या हैवियर कंपोनेंट आप बोल लें। ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स बोल लें या हैवियर कंपोनेंट्स बोल लें। तो होता क्या है, यहाँ पर जो गेहूं है वो हैवियर कंपोनेंट है, तो वो नीचे जा करके एक जगह में ढेर बना देते हैं, और जो इम्प्योरिटीज हैं जो कि हल्की हैं वो हवा से किनारे हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ठीक, समझ में आया, चलिए रीड करते हैं। दीज सेपरेशन टेक्निक्स आर कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हर्स पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड। तो ये जो टेक्निक है ज्यादातर यूज की जाती है फार्मर्स यानी कि किसानों के द्वारा। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इस टेक्निक में ये किसान जो है ये क्या करते हैं, जो हस्क के पार्टिकल्स हैं ना, जिसमें थोड़ा डंठल है, भूसा है, इन सभी को, या थोड़ा बहुत जो हम कहते हैं ना कबाड़ है, ठीक है, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज है उनको हैवियर सीड से, जो भारी जो हमारा बीज है, सीड है, अनाज है, उससे अलग किया जाता है। ठीक है, लेकिन किसके माध्यम से, विंड के माध्यम से। द लाइटर पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, यानी कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो विंड उनको क्या कर लेती है, हटा देती है। द हैवियर सीड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो विनोइंग के प्लेटफॉर्म के पास में क्या हो जाता है, जो ये हैवियर पार्टिकल है इसकी एक हीप बन जाती है ना, एक ढेर लग जाता है। वी कैन यूज ईदर नेचुरल ब्लो और ब्लो एयर वाइल विनोइंग। अब ये जो मेथड है, अब हमेशा तो हवा चलती नहीं रहती, जब नेचुरल हवा चल रही है तो नेचुरल हवा में हम इस टेक्निक को कर सकते हैं, या तो बच्चों हम इसके लिए ब्लो एयर का यूज भी कर सकते हैं, जो नई नई टेक्निक्स है। वैसे इसे ज्यादातर जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही किया जाता है। क्लियर है इतना, पहले थ्रेसिंग की जाती है फिर विनोइंग की जाती है। अच्छा, विनोइंग अब हम समझ गए हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो ये जो तीनों टेक्निक्स हमने अभी पढ़ी हैं, इन टेक्निक्स को थोड़ा सीरियल वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक की बात की हमने, थ्रेसिंग की। अच्छा, थ्रेसिंग के बाद हमने क्या बात की थी, हैंड पिकिंग टेक्निक की बात की थी सबसे पहले। ठीक है, तो वो तो डिफरेंट हो गए, लेकिन फार्मर्स द्वारा जो यूज की जाती है ये तीनों मेन टेक्निक्स हैं। पहली है थ्रेसिंग, दूसरी है विनोइंग, और तीसरी है सीविंग। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहले देखो हार्वेस्टिंग की जाती है, अनाज को काटा जाता है। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद, अनाज को काटने के बाद, सबसे पहला क्या है, जब अनाज सूख जाता है तो उसको हार्वेस्ट कर लो। हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है, वो जो अनाज है उनके जो डंठल है, डंठल से अनाज को अलग किया जाता है। तो जब हम डंठल से अनाज को अलग करते हैं तो सिर्फ दाने दाने अलग नहीं होते, उसमें कई सारी और भी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। फिर उन इम्प्योरिटीज को विनोइंग मेथड से हम सेपरेट कर लेते हैं।
अब आप देख पा रहे हो कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं विनोइंग में, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज जो है फिर भी आ जाती हैं हमारे, जो हम कह रहे हैं जो हमारा कंपोनेंट है या जो हमारा अनाज है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। फिर वो इम्प्योरिटीज कैसे सही होंगी, है ना, उन इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट किया जाएगा? वो जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज अभी भी आ जाती हैं थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद, तो उन टेक्निक्स को बच्चों, सॉरी, उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम जो तीसरी टेक्निक है हमारी, सीविंग, ठीक है, तीसरी टेक्निक है सीविंग, उसका उपयोग किया जाता है। अब सीविंग में क्या किया जाता है, इस अनाज को किसी सीव की मदद से सेपरेट किया जाता है, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर अलग हो जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद जो है इसे जो फ्लावर मिल्स हैं, आटा चक्की है, वहां पर इसको पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। पीसने के बाद जब वो आटा बन करके तैयार होता है फाइनली, तो क्या किया जाता है बच्चों, तो इसको फिर हम घरों में फिर से सीविंग की मदद से, सीविंग टेक्निक से, किसी सीव की मदद से फिर से हम इसको छानते हैं, जिससे कि जो इसमें बचा हुआ जो ब्रैन है, यानी कि भूसा है, तो भूसा अलग हो जाता है और आटा हमें अलग मिलता है। तो ये तीनों टेक्निक आपस में कनेक्टेड है, तो आपको इनको कनेक्ट करके ही पढ़ना है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप पहले थ्रेसिंग के बनाएंगे, फिर विनोइंग के, फिर आप सीविंग के बारे में लिखेंगे, और तीनों टेक्निक्स को कनेक्ट करके ही आपको पढ़ना है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो बच्चों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आज हमने तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि हमारी थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत सॉरी, ये जो तीनों टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फार्मर्स द्वारा ही ये तीनों टेक्निक यूज की जाती है। ठीक, चलिए बाकी के टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।